हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का पहला रिवीजन है। शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदाएं और आपदा प्रबंधन का परिचय। आपदाएं क्या हैं? आपदाएं प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों, दुर्घटनाओं या लापरवाहियों से उत्पन्न होने वाली विपदाएं हैं। ये गंभीर घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं जीवन की भारी हानि, मानव पीड़ा, संपत्ति की क्षति और पर्यावरण क्षरण का कारण बनती हैं। आपदाओं की तीव्रता अक्सर प्रभावित समुदायों की निपटने की क्षमता के पीछे छोड़ देती हैं, वो समुदाय हैं उससे नहीं निपट पाते हैं। भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया है। खतरा और इसके प्रकार। एक खतरे को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक खतरनाक घटना है, अर्थात मानव गतिविधियों या स्थिति जो जीवन की हानि करते हैं, चोट और स्वास्थ्य प्रभाव करते हैं, संपत्ति की क्षति और आजीविका और सेवाओं की हानि करते हैं, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकते हैं। तो ये खतरे कहलाते हैं। प्राकृतिक खतरा घटनाओं की विशेषताएं उनकी तीव्रता और परिणाम होते हैं, मतलब कि प्राकृतिक घटना होती है उनकी तीव्रता बहुत तेज होती है। ये प्रारंभिक गति, अवधि और क्षेत्र द्वारा की जा सकती हैं। इनका नाम जैसे प्राकृतिक खतरे हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाएं या घटनाएं जो जीवन की हानि करती हैं या चोट लगाती हैं या स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं, प्राकृतिक घटनाएं या प्राकृतिक खतरे होते हैं। इसमें भूकंप, तूफान, बाढ़, जंगल की आग और सुनामी, ये सब प्राकृतिक खतरे होते हैं। संपत्ति की क्षति होती है इससे और सामाजिक व्यवधान का कारण भी बन सकते हैं। फिर जैविक खतरे होते हैं। जैविक खतरे जैविक मूल्य प्रक्रियाओं या घटनाओं जो जीवन की हानि करती हैं, चोट पहुंचाती हैं, बीमारियां फैलाती हैं और संपत्ति की क्षति या पर्यावरण की क्षति कर सकती हैं। जैविक खतरे जो हैं संक्रामक बीमारियों का प्रकोप हो सकते हैं, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना है, भोजन या जल स्रोतों का प्रदूषण हो सकते हैं। सामाजिक प्राकृतिक खतरे, अब समाज के लिए तो भौगोलिक जलवायु संबंधी खतरों की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति, जलवायु संबंधी जो खतरे बढ़ रहे हैं उससे भूमि के साथ उनके संपर्क से उत्पन्न होते हैं, जैसे वनों की कटाई के कारण भूस्खलन, शहरीकरण के कारण बाढ़ आती है क्योंकि जल नहीं सूख पाते हैं जमीन, और जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण सूखा, जिस सामाजिक प्रकृति के खतरे हैं। फिर औद्योगिक खतरे, प्रौद्योगिकी के कारण, प्रौद्योगिकी या औद्योगिक परिस्थिति से उत्पन्न खतरे जो जीवन की हानि करते हैं, चोट पहुंचाते हैं और संपत्ति की क्षति, व्यवस्था का कारण बनते हैं। तो इसके कारण औद्योगिक घटनाओं के कारण होते हैं ये प्राकृतिक खतरे। बुनियादी ढांचे की विफलता, कोई बिल्डिंग बनाई या ध्वस्त हो गई तो उसकी विफलता के कारण, खतरनाक रासायनिक स्राव के कारण, परमाणु दुर्घटनाएं होती हैं, साइबर हमले होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि, ये सब कारण से प्रौद्योगिकी खतरे होते हैं। तो खतरों के प्रकार पड़े हैं, एक प्राकृतिक खतरे होते हैं, फिर जैविक खतरे होते हैं, फिर सामाजिक प्रकृति के होते हैं और प्रौद्योगिकी प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के हो गए। खतरे और आपदा के बीच का अंतर। खतरे और आपदा में क्या अंतर है? खतरे और आपदा के बीच मुख्य अंतर यह है कि खतरा एक संभावित संकट है कि उसकी संभावना होती है, जबकि आपदा एक विस्तृत घटना है जो व्यवधान का कारण बनती है। जब कोई खतरा अधिक असुरक्षित और निपटने की क्षमता में कमी से टकराता है तो वह आपदा बन जाता है, खतरा पहले से अनुमानित होता है कि यहाँ खतरा है और जब उससे नहीं निपट पाते हैं तो अचानक वो आपदा का रूप धारण कर सकता है।
शब्द और परिभाषा। खतरा क्या है? एक संभावित संकट है जो जीवन की हानि करता है, चोट, संपत्ति की क्षति, सामाजिक व्यवधान का कारण बन सकता है। जबकि आपदा क्या है? एक वास्तविक घटना है। खतरा अनुमान है, लेकिन आपदा है जो वास्तव में हो गई है। वास्तविक घटना है जो व्यवधान का कारण बनती है और ये खतरे के अधिक असुरक्षित और निपटने की क्षमता में कमी से टकराने के परिणाम स्वरूप होती है। असुरक्षा क्या है? असुरक्षा को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है: किसी समुदाय की संरचना, सेवाओं, भौगोलिक क्षेत्र को किसी विशेष खतरे के प्रभाव से क्षतिग्रस्त या बाधित होने की कितनी संभावना है, जो उनकी प्रकृति, निर्माण, खतरनाक इलाकों, आपदा प्रवण क्षेत्रों के निकटता पर आधारित है। और असुरक्षा को भौतिक असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा, अन्य कारकों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है जो खतरों के नकारात्मक प्रभावों को संभावना को बढ़ा देती है। यानी असुरक्षा सामाजिक कारणों से भी हो सकती है और भौतिक कारणों से भी। जहाँ खतरा अधिक है वहाँ असुरक्षा होगी। असुरक्षा के प्रकार। भौतिक असुरक्षा। भौतिक असुरक्षा क्या है? स्थान, निकटता या संरचनात्मक और बुनियादी ढांचा स्थिति से संबंधित, जो अक्सर कृषि परिस्थितियों को संयंत्रों के रूप में शामिल करती है। यानी भावना, उपयोग, स्थान, डिजाइन, आकार, निकटवर्ती स्थान, सामग्री, रखरखाव की स्थिति, निर्माण तकनीक, गुणवत्ता इसमें शामिल है। बुनियादी ढांचा में सामाजिक आर्थिक कारकों के लिए महत्वपूर्ण संरचना, प्रणाली और प्रक्रियाएं, जिन्हें कभी कभी जीवन रेखा कहा जाता है। इन सब के कारण क्या है? भौतिक असुरक्षाएं होती हैं। संरचना होगी और बुनियादी ढांचा है और कृषि परिस्थितियां हैं। इन सब के कारण, जैसे भवन है तो इसकी कारण कोई खतरे हो सकते हैं। भौतिक बुनियादी ढांचा है जो, उसके कारण जैसे परिवहन प्रणाली भौतिक में आएगी। परिवहन प्रणाली में एक्सीडेंट हो जाते हैं। दूर संचार प्रणाली बाह्य और आंतरिक में इससे खतरे होते हैं। सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं, पानी, बिजली, जल निकासी, इनसे भी खतरे उत्पन्न होते हैं। और फिर है सामुदायिक सेवाएं, जैसे सार्वजनिक प्रशासन, आपातकालीन या सुरक्षा सेवाएं, अर्थात आर्थिक संरचना, महत्वपूर्ण नागरिक सुरक्षा उपाय इसमें शामिल हैं। इन सब के कारण कहीं ना कहीं खतरे हो सकते हैं। अब कृषि के कारण क्या है? भौतिक परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये कृषि भी एक भौतिक संपत्ति है। तो प्राकृतिक संसाधनों जैसे फसलों, पेड़ों और पशुधन और मछली पालन से संबंधित अक्सर हानि हो सकती है इसमें। तो कृषि से संबंधित भी खतरे होते हैं। तो भवन से संबंधित हो सकते हैं, बुनियादी ढांचा से संबंधित होते हैं और कृषि से संबंधित भी खतरे हो सकते हैं। तो ये भौतिक असुरक्षाएं हैं, यानी इनको खतरा पहुंचता है तो भौतिक असुरक्षा हो सकती है। आर्थिक असुरक्षा। आर्थिक रूप से आर्थिक परिस्थितियों की संभावित प्रत्यक्ष हानि, यानी आर्थिक संपत्ति जो उसकी प्रत्यक्ष रूप से हानि हो जाती है। इसमें अप्रत्यक्ष हानि भी हो सकती है, द्वितीय प्रभावों के माध्यम से आंकी जा सकती है, जो आमतौर पर विभिन्न आपदा परिदृश्यों में ऐतिहासिक डेटा से सूचित किया जाता है। यानी कहीं पर कोई आपदा आ गई है तो उससे संपत्ति की हानि हो सकती है, मानव की हानि, तो ये आर्थिक हानि होगी। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। फिर सामाजिक असुरक्षा। वह जोखिम की धारणा जो व्यक्ति की उस जोखिम को कम करने की क्षमता पर आधारित होती है। इसे मापना चुनौती है क्योंकि इसकी कोई मापदंड नहीं है ना, लेकिन इसे सामाजिक या व्यवहारिक तत्वों की पहचान शामिल होती है जो जोखिम को बढ़ा सकते हैं। जो जोखिम को बढ़ा रहे हैं उन कारकों के आधार पर बताया जाएगा। इसमें इसकी सामाजिक असुरक्षा है।
सामाजिक असुरक्षा है। फिर पर्यावरणीय असुरक्षा, पर्यावरण के कारण पर्यावरण में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, संसाधनों का ह्रास होता है और परिस्थिति तंत्र में लचीलेपन की कमी, जैव विविधता की हानि और खतरनाक प्रदूषकों के संपर्क की मात्रा, इनसे पर्यावरण की असुरक्षा होती है, पर्यावरण को खतरा हो सकता है। और प्रणालीगत असुरक्षा, प्रणालीगत असुरक्षा में विभिन्न एजेंसियां हैं, विभाग हैं, मंत्रालय हैं, इनके बीच नेटवर्किंग और संपर्क और सामान्य सीमा प्रणाली में कमियों की पहचान और सुदृढ़ीकरण तंत्र है। तो ये प्रणालीगत असुरक्षा है कि इन मंत्रालयों से भी असुरक्षा हो सकती है क्योंकि ठीक तरह से काम नहीं करते। इसी तरह क्षमता को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षमता और प्राकृतिक क्षमता अन्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो क्षमताओं को भी विभाजित किया गया इसी तरह से। और ये क्या थे, अभी असुरक्षाएं थी, असुरक्षाओं के प्रकार बताएंगे। असुरक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो एक पहली तो भौतिक असुरक्षा थी। भौतिक असुरक्षा के अंदर ये भवन, बुनियादी और कृषि वाले थे। फिर आर्थिक असुरक्षा थी, भौतिक है, आर्थिक है, सामाजिक असुरक्षा है। चौथी पर्यावरण की असुरक्षा है, वह प्रणालीगत असुरक्षा है। अब क्षमता भी कई प्रकार की होती है। तो क्षमता उन संसाधनों या साधनों, ताकतों को संदर्भित करती है जो घरों, समुदायों में मौजूद है, जिन्हें आपदा से निपटने, सहन करने, तैयार करने, रोकने, कम करने, जैसे आपदा है उसको कम करने और जल्दी ही ठीक करने में क्षमता बनती है। इन्हें लोगों की क्षमता भी शामिल होती है, इसमें लोगों की क्षमता शामिल होती है। तो ये क्षमताएं हैं। खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन वे तब आपदा बनते हैं जब असुरक्षा अधिक होती है। असुरक्षा अधिक होगी तो वे खतरे जो हैं आपदा बन जाएंगे और निपटने की क्षमता कम होती है, इसमें उससे निपटा नहीं जा पाएगा, तो आपदा है वो। दूसरे शब्दों में किसी खतरे की आवृत्ति या संभावना और समुदायों की असुरक्षा आपदा से गंभीर रूप से प्रभावित होने के जोखिम को बढ़ा देती है। जोखिम और इसके घटक, जोखिम क्या है और इसके क्या घटक हैं, तो परिभाषा देखते हैं जोखिम की। जोखिम वह अपेक्षित हानि है। जोखिम क्या है, यह हानि है जो एक खतरनाक घटना के दौरान किसी असुरक्षित तत्व को एक विशिष्ट समय अवधि में हो सकती है। तो जोखिम खतरनाक घटना के कारण असुरक्षित तत्वों की अवधि में हो सकती है। इसमें कई प्रमुख घटक शामिल हैं। किसी विशेष परिणाम पर खतरे की संभावना, विशेष परिणाम पर खतरे की संभावना होती है। जैसे जोखिम में तत्व जो संभावित हानि या क्षति के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन तत्वों की असुरक्षा की प्रकृति होती है और निर्धारित भविष्य की समय अवधि में जिसके दौरान जोखिम आकलन किया जाता है। तो ये जोखिम है। जोखिम है किसी समुदाय या क्षेत्र को जोखिम तब माना जाता है जब वह खतरे के संपर्क में होता है और प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित होने की संभावना इसकी होती है। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में इस अवधारणा को आपदा जोखिम प्रबंधन कहा जाता है। यह दृष्टिकोण जीवन, संपत्ति, परिसंपत्तियों के नुकसान को कम करने पर केंद्रित है, या तो खुद खतरे को कम करके या जोखिम के तत्वों से असुरक्षा को घटाकर इसको उपाय किया जा सकता है। अब जोखिम सूत्र और संपर्क के विचार क्या हैं। जोखिम बराबर खतरे और गुणा असुरक्षा और क्षमता। यह सूत्र जोखिम और क्षमता के बीच विपरीत संबंधों को उजागर करता है। जैसे जैसे खतरे का प्रबंधन करने की क्षमता बढ़ती है तो जोखिम घटेगा, यानी आप प्रबंधन अच्छा करेंगे तो खतरा कम होगा। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में असुरक्षा के भौतिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए संपर्क के विचारों को भी शामिल कर सकते हैं।
तो उससे कितना संपर्क है। जोखिम का आकलन करने का महत्व क्या है। आपदा प्रबंधन में जोखिम पर चर्चा अक्सर असुरक्षा को कम करने के महत्व पर केंद्रित होती है कि जोखिम का आकलन करेंगे तो उससे जो असुरक्षा है उसको कम करने के उपाय किए जा सकते हैं। असुरक्षा को कम करके जोखिम कारक को काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है, जिससे अधिक आपदा प्रबंधन रणनीति बनाई जा सकती है। से मतलब जो है प्रबंधन के लिए प्रबंधन की अच्छी रणनीति बनाई जा सकती है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्या है। आपदा जोखिम को कम करने से संबंधित है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण एक प्रणालीगत दृष्टिकोण है जो आपदाओं से संबंधित जोखिमों की पहचान, आकलन और कमी पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण समाज में असुरक्षा और आपदा जोखिमों को कम करने पर आधारित है। इसका उद्देश्य खतरे के प्रतिकूल प्रभावों को रोकना या कम से कम सीमित करना है और यह सभी सतत विकास के व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत आता है। डीआरआर के प्रमुख क्रियाशील क्षेत्र। डीआरआर के ढांचे के महत्वपूर्ण क्रियाशील क्षेत्र शामिल हैं। अब है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के प्रमुख क्रिया क्षेत्र। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्रिया क्षेत्र यानी ढांचे में महत्वपूर्ण क्रियाशील क्षेत्रों को शामिल किया गया है कि क्या क्या क्रिया क्षेत्र हैं। जैसे जोखिम क्षमता और आकलन, जोखिम का क्षमता के आकलन करना। इसमें खतरे का विश्लेषण और असुरक्षा क्षमता विश्लेषण शामिल है कि खतरे का विश्लेषण करेंगे और क्षमता का भी विश्लेषण करेंगे, कितनी क्षमता निपटने की है। ज्ञान का विकास, इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, जानकारी का प्रसार शामिल है। सार्वजनिक प्रतिबद्धता और संस्था का ढांचे, इसमें नीतिगत विधायी और सामुदायिक क्रियाएं शामिल हैं। फिर उपायों का अनुप्रयोग, जैसा कि पर्यावरणीय प्रबंधन, भूमि उपयोग, शहरी नियोजन, महत्वपूर्ण सुविधाओं का संरक्षण, विज्ञान प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और साझेदारी नेटवर्किंग को बढ़ाना, वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना इसमें शामिल है। तो उपायों का अनुप्रयोग करना इसमें है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसमें यानी पूर्व अनुमान लगाने, चेतावनी प्रसारित करने और प्रतिक्रिया क्षमता तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के समन, इसके संदर्भ में क्या है कि समन का अर्थ प्राकृतिक खतरे, प्राकृतिक क्षति, प्रौद्योगिकी संबंधी खतरे के नकारात्मक प्रभावों को सीमित करने के लिए उपाय करना शामिल है। कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण है तो इसमें प्राकृतिक क्षति और प्रबंधन करना और नकारात्मक प्रभाव होते हैं उसको कम करने या सीमित करने का उपाय किया जाता है जोखिम न्यूनीकरण के समन में। इस समन प्रयास जोखिम को कम करने और विभिन्न आपदाओं के प्रति समुदायों और समाजों को अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें आपदा प्रबंधन की परिभाषा और क्षेत्र, आपदा प्रबंधन क्या है और कहाँ कहाँ है ये। आपदा प्रबंधन एक निरंतर समग्र प्रक्रिया है जिसमें आपदा के प्रबंधन के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों को शामिल किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। जैसे आपदा है जो तो उसके बहुत सारी जगह आ सकती है, इसके लिए उपाय क्या किए जाते हैं तो रोकथाम, किसी आपदा के खतरे या जोखिम को रोकने का प्रयास किया जाता है। समन में क्या है जो आपदा के जोखिम, गंभीरता, परिणाम जो है उसको कम करने पर केंद्रित है समन। और क्षमता निर्माण यानी अनुसंधान, ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से क्षमताओं को बढ़ाना है, उसके प्रबंधन के लिए क्षमताएं का निर्माण करना है, क्षमताओं को बढ़ाना है। तो रोकथाम करना सबसे पहले, फिर समन यानी परिणामों को कम करना, क्षमता में अपनी प्रबंधन करने की क्षमता को बढ़ाना, फिर तैयारी या आपदा
प्रभावित जो क्षेत्र हैं, आपदा प्रभावित ढंग से सामना करने के लिए तैयारी करना, पहले से उसकी तैयारी करना कि कैसे निपटेंगे। फिर त्वरित प्रतिक्रिया, जैसे किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कुशल प्रतिक्रिया देना उसमें शामिल होगा। इसमें क्या है, त्वरित प्रतिक्रिया में निकासी और बचाव राहत कार्य आएंगे, जैसे बचाव कार्यों का संचालन और प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करना इसमें शामिल है। तो तुरंत करेंगे ये त्वरित प्रतिक्रिया में। फिर मूल्यांकन करेंगे, आपदा प्रभावित की गंभीरता और परिणामों का मूल्यांकन कि कितनी गंभीर थी आपदा। फिर पुनर्वास, आपदा के बाद प्रभावित समुदायों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया, जिसमें जीवन की स्थिति को सुधारने, पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें आवश्यक सेवाओं, आवास, स्वास्थ्य और सहायता प्रदान करना शामिल है। व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना शामिल है, जिससे वे अपने सामान्य जीवन और आजीविका को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें उनका पुनर्वास किया जाएगा व्यक्तियों का। फिर है पुनर्निर्माण, आपदा के बाद प्रभावित समुदायों और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और बहाली की प्रक्रिया है। इसमें क्षतिग्रस्त इमारतें, सड़कें, पुलें, उन सब की क्या है, मरम्मत करना, निर्माण करना, ताकि पुनः प्राप्ति में मदद मिल सके और प्रभावित क्षेत्रों की सहनशीलता में भी सुधार किया जा सके। तो ये पुनर्निर्माण, तो ये आपदा प्रबंधन जब होता है तो उसके लिए प्रबंधन के उपाय हैं कि पहले रोकथाम करेंगे, फिर शमन करेंगे, फिर क्षमता निर्माण करेंगे और क्षमता निर्माण के साथ तैयारी करेंगे। आपदा की प्रबंधन की तैयारी के बाद त्वरित प्रतिक्रिया, यदि आपदा होती है त्वरित प्रतिक्रिया करेंगे। त्वरित प्रतिक्रिया के बाद मूल्यांकन करेंगे कि कितना प्रभावी था, फिर पुनर्वास करेंगे और पुनर्निर्माण करवाएंगे। आपदा प्रबंधन का, आपदा प्रबंधन इन सभी घटकों की व्यापक प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे समन्वित और प्रभावी दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। प्रभावों को कम करने और पुनः प्राप्ति में सहायता के लिए कार्य करता है। और ये आपदा प्रबंधन के चरण, यानी आपदा प्रबंधन कई चरणों में आता है। इसके पहला चरण है जोखिम का आकलन करना, विभिन्न आपदाओं के प्रति जोखिम और असुरक्षा की पहचान और मूल्यांकन करना कि कहाँ सुरक्षा है, आप सुरक्षा होगी वहाँ आपदा आएगी। आपदा प्रबंधन योजना की जानकारी के लिए संभावित आपदा प्रभावों का विश्लेषण करेंगे, वे क्षेत्र जहाँ आपदाएं आती हैं उनका विश्लेषण करेंगे कि आपदाओं से कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं। तो जोखिम का सबसे पहले आकलन करेंगे, फिर आपदा की रोकथाम करेंगे, शमन करेंगे, यानी आपदा के रोकने या कम करने के उपायों पर इस क्रियान्वित किया जाएगा। जैसे निर्माण के लिए जो मानक बनाएंगे उनको फॉलो किया जाएगा और जोनिंग जो कानून होंगे उनको फॉलो किया जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम का अपनाया जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, इसको अपनाया जाएगा। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का विकास और प्राकृतिक बाधाओं का क्षरण किया जाएगा। तो आपदा को रोकने का शमन, पहले जोखिम का आकलन किया जाएगा, फिर उसमें आपदा की रोकथाम का शमन किया जाएगा। आपदा की तैयारी की जाएगी, यानी आपदा की अग्रिम तैयारी। आपातकालीन संचार प्रणाली की स्थापना की जाएगी। आपातकालीन कर्मियों की क्षमता का निर्माण किया जाएगा, यानी जो आपदा प्रबंधन में बचाव कार्य करते हैं उनके उन्हें पहले से ही प्रशिक्षण होगा। और सार्वजनिक जागरूकता पहल और तैयारी के लिए ड्रिल की जाएगी, यानी आपदा के लिए पहले से वो अभ्यास किया जाएगा। तो ये आपदा की तैयारी में आएगा। फिर प्रतिक्रिया करेंगे, आपदा के दौरान जीवन की सुरक्षा और राहत प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या है, खोज करेंगे, बचाव करेंगे, चिकित्सा देखभाल करेंगे और आपूर्ति वितरण का क्रियान्वयन करेंगे। फिर अस्थायी आश्रयों की स्थापना, यानी उन्हें एक अस्थायी जगह पर रखने के लिए, प्रभावित लोग हैं रखने के लिए और सेवाओं की बहाली करेंगे। आपदा पुनर्प्राप्ति, आपदा प्रक्रिया हो गई और तो आपदा की
करेंगे, जो पहले था वैसा करने का कोशिश करेंगे। आपदा के माध्यम से दीर्घकालिक बहाली प्रयास किए जाएंगे, जैसे बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण होगा, इसमें प्रभावित लोगों का पुनर्वास होगा, आपदा गतिविधियां पुनरुद्ध जो अवरुद्ध हो चुकी हैं उन्हें प्रभावित व्यक्तियों के लिए मानसिक सामाजिक समर्थन दिया जाएगा। भविष्य की आपदाओं के खिलाफ भविष्य की जो आपदाएं हैं उनके खिलाफ पुनर्निर्माण का प्रयास किया जाएगा और सहनशीलता को सुदृढ़ करना इसका लक्ष्य है। भारत में आपदाओं के प्रकार, अब भारत में ये सब किया जाएगा इसके लिए आपदा प्रबंधन के चरण है, यानी आपदा को यदि रोकना है तो क्या क्या किया जाएगा, तो चरण है उसको नियंत्रित करने के जोखिम का आकलन करेंगे, फिर उसकी रोकथाम करेंगे, रोकथाम शमन करेंगे, तैयारी पूरी रखेंगे, फिर प्रतिक्रिया देंगे यदि आपदा आती है तो, और प्रतिक्रिया के बाद पुनः प्राप्ति करेंगे। भारत में आपदाओं के प्रकार, कितने प्रकार की आपदाएं आती हैं, तो नीचे दी गई तालिका में 2001 की उच्च समिति के अनुसार भारत में कई प्रकार की आपदाएं श्रेणियां बनाई गई हैं, जैसे भूकंप है, भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, ये सब आपदाएं हैं और आती हैं। भूकंप एक और भूकंप, बाढ़, चक्रवात ये सब प्राकृतिक कारणों से आती हैं। भूस्खलन भी इसमें शामिल है और सुनामी भी शामिल है। तो भूकंप है हो गया, बाढ़ है, चक्रवात है, सूखा है, फिर भूस्खलन है और सुनामी है, ये प्राकृतिक हैं। मानव जनित कारणों से जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, रासायनिक और जैविक आपदाएं आती हैं, परमाणु रिएक्टरों से और परिवहन दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और आग दुर्घटना है और पर्यावरण प्रदूषण है, ये सब प्राकृतिक कारण हैं और मानव जनित कारण है। प्राकृतिक कारण जो प्रकृति के कारण होते हैं, और मानव आपदाएं जो मानव के कारण आती हैं। श्रेणी 1, जलवायु से संबंधित आपदाएं, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन सी आपदाएं आ रही हैं, तो इसमें जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे। फिर भूवैज्ञानिक रूप से संबंधित आपदाएं, यानी भूविज्ञान, रसायन से संबंधित, फिर दुर्घटना से संबंधित आपदाएं, और आखिरी होगी जैविक रूप से संबंधित आपदाएं, कि जैविक रूप से संबंधित कौन कौन सी आपदाएं हैं। तो ये शुरू से इसको पढ़ते हैं। जलवायु से संबंधित आपदाएं, यानी जलवायु परिवर्तन से कौन कौन सी आपदाएं आ रही हैं, तो बाढ़ आ रही है सबसे पहले, तो बाढ़ और जल निकासी, अत्यधिक जल निकासी प्रणाली को बाधित करती है। जब बाढ़ आती है तो जल नहीं निकल पाता है, तो अत्यधिक जल को जलमग्न करता है और सामान्यतः जल निकासी को बाधित करता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ आती है। चक्रवात, बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय विक्षोभ होता है, तेज हवाओं के चक्रवातों से भारी वर्षा, जब चक्रवात अधिक बनेंगे तो भारी वर्षा होगी और चक्रवात उत्पन्न होंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण होता है चक्रवात आना, बाढ़ आना और बवंडर या हरिकेन। बवंडर या हरिकेन जो है अमेरिका के साथ पास वाले क्षेत्रों में आते हैं। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की सतह और क्यूलोम्बियो बादल के संपर्क में होता है, यानी वही चक्रवात की तरह होता है, हरिकेन बोलते हैं उसको, अमेरिका के साइड आते हैं। फिर ओलावृष्टि, बड़े बर्फ के गोले गिरने की स्थिति वाली गंभीर मौसम स्थिति है ये जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। बाढ़, चक्रवात, हरिकेन या बवंडर, ओलावृष्टि, बादल फटना। कहीं छोटे से क्षेत्र में अचानक भारी बारिश हो जाती है तो उसे अचानक बाढ़ का कारण बन जाते हैं। बादल कई सेंटीमीटर यानी एक साथ बारिश हो जाती है कई समय तक। गंभीर की लहर और शीत लहर, तो ये है मौसम की दीर्घकालिक अवधि के लिए होती है। लेकिन फिर हिमस्खलन यानी बड़े द्रव्यमान वाले जो बर्फ है उसका तेजी से नीचे की ओर सरकने के कारण हिमस्खलन, ये जलवायु परिवर्तन के कारण होती है। सूखा यानी कम वर्षा की दीर्घ अवधि, यानी बहुत समय से इसमें बारिश नहीं होती है तो सूखा प्रभावित क्षेत्र बन जाते हैं। समुद्री कटाव यानी समुद्र की लहरें तट को काटती हैं
और गरज की बिजली यानी वायुमंडलीय विद्युत निर्वहन और गरज के साथ होता है। वायुमंडल में जो बिजली कड़कती है उससे गिरती है या बिजली गिरती है तो उससे कई नुकसान होते हैं। और सुनामी जो है इसे 2005 में जोड़ा गया था। इसमें भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है सुनामी। यदि समुद्र में भूकंप आएगा और ज्वालामुखी आएगा तो सुनामी जरूर आएगी। इसलिए ये सब कारक जो हैं वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाएं हैं। यानी जलवायु चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उससे बाढ़, चक्रवात, हरिकेन, ओलावृष्टि, बादल फटना, हिमस्खलन, सूखा पड़ना और गरज बिजली या सुनामी जैसी आपदाएं उत्पन्न होती हैं। तरह भौतिक वैज्ञानिक रूप से संबंधित आपदाएं भौतिक रूप से भूवैज्ञानिक रूप से क्या हो रहा है तो भूस्खलन के मामले आते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, चट्टानें नीचे की ओर खिसकती हैं जिससे भूस्खलन के मामले आते हैं। फिर भूकंप, पृथ्वी की परपटी में पृथ्वी की प्लेटें हैं वो विवर्तनी द्वारा अचानक ऊर्जा मुक्त करती हैं और वो क्या है, तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह जो है हिलने लगती है, इससे भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये भूवैज्ञानिक स्थिति भूमि के हिलने के कारण भूकंप आता है और भूस्खलन यानी भूमि की जो है अस्थायी संरचना के कारण भूस्खलन होता है। और बांध की विफलताएं भी हो जाती है इसमें, यानी बांध टूट जाते हैं कभी कभी। बांध की संरचनात्मक विफलताओं में गिरावट जिसके परिणाम स्वरूप जो क्या है, संग्रहित जल है, इकट्ठा किया हुआ जल है, वो फैल जाता है और आसपास के निचले इलाकों में भर जाता है और भयंकर बाढ़ आ जाती है। और खान में आग, जैसे कि कोयला खाने हैं उनमें आग लग जाना, तो भूवैज्ञानिक कारण है ये। इससे संबंधित आपदाएं यानी भूस्खलन, भूकंप, बांध का विफल होना या खनन में आग लगना भूवैज्ञानिक से संबंधित आपदाएं हैं। फिर रसायन, औद्योगिक और परमाणु वैज्ञानिक आपदाएं। रसायन से संबंधित आपदाएं क्या हैं तो खतरनाक पदार्थ, औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित दुर्घटनाएं हैं रसायन से संबंधित। परमाणु आपदाएं आती हैं, जैसे परमाणु हथियारों से संबंधित दुर्घटनाएं इसमें शामिल की गई हैं। रासायनिक घटनाएं हो गई। अब है दुर्घटना संबंधी आपदाएं। दुर्घटना या अचानक घटित हो जाती है सो वन की आग लगना, यानी जंगल में अनियंत्रित आग फैल जाती है इसमें अचानक। शहर आग। अब दुर्घटना संबंधी आपदाएं यानी दुर्घटनाओं के कारण क्या होता है तो वन में आग लग जाती है। शहरी आग भी लग सकती है दुर्घटना के कारण। और खनन में बाढ़ आ जाती है। खान में जो है जब जैसे खुदाई कर रहे होते हैं तो वहाँ से अचानक पानी निकल आता है जिसके कारण खानों में बाढ़ आ जाती है। तेल रिसाव, पर्यावरण में तेल का आकस्मिक रिसाव होता है तो आमतौर पर जहाज के कारण या ड्रिलिंग रिंग से तेल रिसाव संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं। प्रमुख भवन गिरना, तो भवन गिरने के कारण भी हो सकती है, जैसे भूकंप की थोड़ी सी झटके आए तो भवन गिर जाते हैं, ये दुर्घटनाएं हैं। फिर त्योहार संबंधित है, त्योहारों या बड़े समारोह के दौरान होने वाली आपदाएं, भगदड़ मच जाती है। विद्युत आपदाएं, जैसे विद्युत प्रणाली में विद्युत में आग से संबंधित दुर्घटनाएं या झटके लगना संबंधित है तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। फिर वायु, सड़क और रेल दुर्घटनाएं होती हैं। रेल दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं देश में, और सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। नाव का डूबना, जहाज डूब जाते हैं। तो ये सब दुर्घटना संबंधी आपदाएं हैं। वन की आग, शहर की आग, खनन है, खान में बाढ़ आ जाती है, तेल का रिसाव हो जाता है, भवन गिर जाते हैं, वायु, सड़क, रेल, त्योहारों संबंधित है ना ये सब।
जोखिम रूप से संबंधित आपदाएं, यानी जोखिम के कारण क्या है, तो जोखिम आपदाएं महामारियां हैं, जैसे महामारियों के कारण होती है, जैसे कीटों के हमले, कीटों जैसे कीट और कृंतकों के कारण आक्रमण हो जाता है, जैसे कि टिड्डों का आक्रमण हुआ था एक समय, मवेशियों से संबंधित बीमारी हो जाती हैं, तो और भोजन की विषाक्तता, दूषित भोजन या पेय पदार्थों के उपयोग से होने वाली आपदाएं हैं, तो ये संक्रमण के कारण होती हैं। जैविक रूप से संबंधित आपदाएं, जैविक रूप में कोरोना भी तो आएगा, तो ये सब जैविक संबंधित आपदाएं हैं। कीटों के कारण होती हैं, मलेरिया हो गया, कि ये सब संक्रमण या कीटों के कारण। अब भारत की असुरक्षा प्रोफाइल क्या है, कि असुरक्षा जो है उससे निपटने के लिए प्रोफाइल, आपदा प्रवण क्षेत्रों यानी 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 क्षेत्र आपदा के प्रति संवेदनशील हैं। आपदा प्रवण क्षेत्रों में इसमें है, राज्य में क्या है कि राज्यों के शासित प्रदेशों में से 27 क्षेत्र आपदा के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। भूकंप असुरक्षा यानी 58.6% जो क्षेत्र है भारत का, वो तीव्र भूकंपीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है, भूकंप के प्रति संवेदनशील है, और आपदाओं के प्रति 37% क्षेत्र जो है अति संवेदनशील है। बाढ़ और कटाव जोखिम, तो 40 मिलियन हेक्टेयर या कुल भूमि का जो है, भारत की जो भूमि है उसमें 12% जो है नदी कटाव या बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। 40 हेक्टेयर भूमि तो या 12% भूमि तो बाढ़ और कटाव से जोखिम में है। फिर चक्रवात संबंधी जोखिम भी है, 7,516 किलोमीटर की जो तट रेखा है वो पूरी तट रेखाएं हैं जो चक्रवात और सुनामी से संभावित हैं, यानी वहाँ कभी भी चक्रवात और सुनामी आ सकती है। सूखा ये आंतरिक भागों में आता है, जिसमें 68% कृषि भूमि क्षेत्र असुरक्षित है, 68% जो है कृषि के लिए है, और सुनामी चक्रवात के लिए पूरी तट रेखा है 7,516 किलोमीटर वाली, और बाढ़ के कटाव के लिए 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि, भूकंप के लिए 58.6, और आपदा प्रवण क्षेत्रों में 27 क्षेत्र अति संवेदनशील हैं। फिर भूस्खलन और हिमस्खलन, तो पहाड़ी क्षेत्र अधिक जोखिम से प्रभावित हैं, भूस्खलन में पहाड़ों पे होता है, और हिमस्खलन भी। फिर भारत का खतरा प्रोफाइल क्या है, भारत में कैसा है, तो आपदा प्रवण क्षेत्र देश में शीर्ष 10 देशों में शामिल है। विश्व रैंकिंग में भारत जो है आपदा के मामले में 10 देशों, जो शीर्ष 10 देश हैं उनमें शामिल है, शीर्ष 10 देशों में शामिल किया गया है भारत को। विविध कारक हैं, जैसे प्राकृतिक और मानव जनित कारकों का सम्मिश्रण के कारण खतरों में योगदान देता है, यानी प्राकृतिक कारण भी हैं और मानव कारण भी हैं, दोनों के मिलन के कारण अधिक आपदाएं आती हैं। फिर क्षेत्रीय चुनौतियां, जैसे क्षेत्र चुनौतियों में क्या है, हिमालयी क्षेत्र, जलोढ़ मैदान, पहाड़ी प्रायद्वीप और तटीय क्षेत्रों के विशिष्ट स्थिति संबंधी समस्याएं हैं, तो क्षेत्रीय चुनौतियों से संबंधित समस्याएं भी आती हैं। फिर हिमालयी क्षेत्र में क्या है, भूकंपीय गतिविधियों संबंधित और नदी अवसाद जो है लाती है, नदी अपने बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, तो हिमालय भूस्खलन के लिए और बाढ़ के लिए तो है ही। फिर पश्चिम भारत जो है महासागरीय तापमान और दाब के बदलाव के कारण बार बार सूखा और चक्रवात से प्रभावित होता है। पश्चिम वाला यानी अरब सागर का क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है उसमें सूखा तो पड़ता ही है और चक्रवात भी प्रभावित होते हैं। तीव्र और तटीय क्षेत्र, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र हैं जो क्षेत्र से प्रति वर्ष 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना करते हैं, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से प्रति वर्ष जो है 6 चक्रवात तो टकराते ही हैं और इससे आपदाएं मतलब क्षतियाँ होती रहती हैं। तो ये है
प्रभाव। मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरणीय क्षति होती है, जैसे वनों की कटाई हो रही है, वैज्ञानिक विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे आपदाएं और बढ़ रही हैं। तो ये सब कारण है। यानी भारत में खतरा की जो रैंकिंग है तो विश्व में 10 देशों में से शामिल है, और ना और विकास कारक इसमें शामिल है। क्षेत्रीय चुनौतियाँ हैं, और क्षेत्रीय चुनौतियों में हिमालय, पश्चिमी भारत और तटीय क्षेत्र शामिल है। फिर अगला मानव प्रभावित क्षेत्र है, तो ये सब के कारण हो रहा है। अब है ऐतिहासिक डेटा। तो ऐतिहासिक डेटा में क्या है कि 1980 से 2010 तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण 1,43,039 मौतें हुई हैं अब तक, जिन्हें प्राकृतिक वर्ष औसतन मतलब प्रतिवर्ष का जो औसत निकाला जाता है उसमें 4,768 मौतें दर्ज की गई हैं। यानी इतनी मौतें प्रति साल आपदाओं के कारण हो जाती हैं। 4,700 मौतें लगभग हर साल हो जाती हैं। और इससे 1980 से 2010 तक का जो निकाला गया उसमें 1,43,000 मौतें हुई हैं अब तक। भारत में हाल की कुछ आपदाएं, अब इसमें हाल की कुछ आपदाएं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हाल में क्या क्या घटित हुआ, उसके बारे में इस आपदा प्रबंधन के दूसरे रिवीजन में मिलेंगे।